जैसी मुंबई आज आपको दिखती है, एक दौर में ये मुंबई वैसी नहीं थी, बल्कि बहुत ज्यादा अलग थी। आज मैं आपको ले चलूंगा उस सफर पर जहां आप 7 टापुओं को पहले बंबई बनते देखेंगे, फिर बंबई से मुंबई तक भी आप ट्रैवल करेंगे और इस दौरान आपको कई ऐसी बातें पता चलेंगी जो मुंबई के बारे में आप पहले नहीं जानते थे। आपको बस ये करना है कि जो भी नई बात आपको पता चले वो हैशटैग मुंबई लिखकर अपने कमेंट सेक्शन में बताना और वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। अलग अलग टाइम पीरियड में मुंबई को मुंबेयन, बॉम्बेम, बूनबे और बॉन बहिया कहा जाता था। 1509 में पुर्तगाली लोग यहाँ पहुंचे और 1534 तक ये जगह उनके कब्जे में आ गई। लेकिन तब भी ये शहर एक शहर नहीं था, ये 7 छोटे छोटे आइलैंड्स में बटा हुआ एक जमीन का टुकड़ा था। इन आइलैंड्स के नाम थे बॉम्बे, कुलाबा, लिटिल कुलाबा, मजगांव, परेल, वर्ली और माहिम। ये 7 शहर अलग अलग बटे हुए थे और एक दूसरे से काफी अलग थे। यहीं से वो टाइम भी शुरू हुआ जब इस शहर का नाम बॉम्बे पड़ने वाला था। सबसे पहले पुर्तगालियों ने इसका नाम बोम बहिया कर दिया था, जिसका मतलब होता है अच्छी खाड़ी। फिर जब 1661 में ब्रिटिश क्राउन ने इन सभी आइलैंड्स पर अपना कब्जा जमाया, तब जाकर इसका नाम बदलकर बॉम्बे कर दिया गया और जो लोग इस नाम को ठीक से नहीं बोल पाते थे वो इसे बंबई भी कहने लगे। अब वहाँ की देवी मुंबा देवी के नाम पर इसे मुंबई कर दिया गया है, जो कि महाराष्ट्र की अपनी भाषा में माना जाता है, मराठी में। लेकिन दोस्तों, मुंबई का इतिहास सिर्फ इतना सा इतिहास नहीं है। आज जो मुंबई आप देखते हैं, ऊंची ऊंची बिल्डिंग, रोशनी से भरी हुई चमकदार सड़कें, जिस टाइम की हम बात कर रहे हैं तब आज की तरह यहाँ पर ना भीड़ भाड़ थी, ना ज्यादा कोई हलचल थी। बस यहाँ पर मछुआरों की बस्तियां हुआ करती थी, कुछ मंदिर, गुफाएं और चारों तरफ फैली हुई दलदली जमीन थी। कोली और आगरी जैसी जनजातियां यहाँ सबसे पहले बसी और समंदर से मछलियां पकड़कर ये जनजातियां अपनी जिंदगी चलाती थी। हर आइलैंड का अपना अलग अलग सा कल्चर था और इंटरेस्टिंगली हर जगह का एक छोटा सा राजा भी होता था। लेकिन इस पूरे इलाके का फ्यूचर बदलता है 1780 में, जब इन 7 टापुओं को जोड़ने का काम हुआ। एक ब्रिटिश गवर्नर की मेहनत के चलते करीब 70 सालों में जाकर वो शहर बना जिसे आज की तारीख में हम बंबई या मुंबई कहते हैं। लेकिन ये सब एक झटके में नहीं हुआ। इस पड़ाव तक आने में बंबई ने बहुत कुछ देखा, एक रक्त रंजित इतिहास भी देखा और बहुत ज्यादा पिछड़ापन भी। इस हद तक पिछड़ापन देखा कि इसे पुर्तगालियों ने बेकार समझकर दहेज में दे दिया। लेकिन बंबई से मुंबई की कहानी इतनी सिंपल भी नहीं है जैसी मैं आपको बता रहा हूं। इसे जानने के लिए पहले हमें बंबई के इतिहास को समझना होगा। सदियों से बंबई भारत के इतिहास से जुड़ा रहा है। 3री सदी ईसा पूर्व से लेकर 14वीं सदी तक यह इलाका कई राजवंशों के अधीन रहा। मौर्यों से लेकर सातवाहनों तक, वाका तक, राष्ट्रकूट और यहां तक कि दक्षिण के चोल शासकों ने भी यहां पर राज किया। सल्तनत काल में जफर खान गुजरात के गवर्नर बने, जिनका रूल इस बंबई पर भी लागू होता था और यही बाद में गुजरात के सुल्तान भी बन गए। सल्तनत काल के बाद मुगल काल से इन टापुओं की किस्मत पलटती है जब इस क्षेत्र पर नजर पड़ती है पुर्तगालियों की। शुरुआत में पुर्तगाली डायरेक्टली बंबई या बॉम्बे आइलैंड्स नहीं आ सकते थे, क्योंकि इस जगह पर गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह का कब्जा था। इनकी लड़ाई हमेशा ही पुर्तगालियों से होती रही थी और इसी दौर में साल 1526 में पुर्तगालियों ने वसाई, जिसे आज वसई भी कहा जाता है, वहां पर अपनी पहली फैक्ट्री खोली। बहादुर शाह ने इन द्वीपों पर कब्जा किया था, लेकिन उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जगह थी नहीं। फिर बड़ी चालाकी से पुर्तगीज ने बहादुर शाह से इस पूरे एरिया को छीन लिया। दरअसल 1528 से 1529 के दौरान पुर्तगीज गवर्नर लोपोवॉज डे संपाइयो ने माहिम फोर्ट पर कब्जा कर लिया। अब यही वो टाइम भी था, अगर आप याद करो, जब मुगल बादशाह बाबर की मौत हो गई थी और हुमायूं अपना रूल बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। गद्दी को संभालते ही हुमायूं ने गुजरात और बिहार की ओर ध्यान देना शुरू किया। हुमायूं से डरकर बहादुर शाह को मजबूरी में पुर्तगालियों से दोस्ती करनी पड़ी, लेकिन पुर्तगालियों ने इस मौके का अच्छा खासा फायदा उठाया। हुमायूं के अटैक से गुजरात सल्तनत को बचाने और उनका साथ देने के बदले 23 दिसंबर 1534 को बहादुर शाह के साथ पुर्तगालियों ने ट्रीटी ऑफ बसीन साइन की। इसी के तहत बहादुर शाह ने बॉम्बे और बसीन को पुर्तगीज को सौंप दिया और इसी के साथ बॉम्बे और बसीन से गुजरात सल्तनत का एंड हो गया।
अब बॉम्बे पर कब्जे का मतलब ये था कि सातों आइलैंड्स पुर्तगालियों के पास थे। उनका मकसद था यहाँ से मसालों के ट्रेड को बढ़ाना और ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना। इसके लिए उन्होंने यहाँ इंटर रिलीजियस मैरिज को खूब प्रमोट किया और कई सारी चर्चेस भी बनवाई। पुर्तगालियों के अंदर ये एरिया ठीक ठाक डेवलप हुआ। उस टाइम पर ट्रेड के चलते इस जगह को थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंस भी मिलनी शुरू हो गई। कॉटन, कोकोनट और स्पाइसेस के ट्रेड ने यहाँ काफी जड़ें फैलाई। ट्रेड में रफ्तार के साथ पोर्तुगीज ने यहाँ कई ट्रेडिंग सेंटर्स, बिल्डिंग्स और चर्चेस को भी बनवाया। कच्चे माल को पोर्ट तक लाने ले जाने के लिए उन्होंने रोड्स और कॉजवे भी बनाए। 16वीं सदी खत्म होते होते पुर्तगालियों ने हिंद महासागर और भारत के वेस्टर्न कोस्टल एरिया पर अपनी पकड़ बना ली थी। इस बढ़त को चैलेंज किया आगे चलकर ब्रिटेन और स्पेन जैसी दूसरी यूरोपियन कंट्रीज ने। स्पेन और पुर्तगीज के बीच में यूरोप में लड़ाई चल रही थी, लेकिन भारत में उसकी लड़ाई ब्रिटेन के साथ थी। साल 1583 में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई और इसके साथ ही ब्रिटिशर्स और पुर्तगीज के बीच अलग अलग जगहों पर अपने वर्चस्व के लिए लड़ाई चलने लगी। पुर्तगाल का हिंद महासागर के ट्रेड पर मोनोपोली था और ब्रिटेन, स्पेन जैसी कंपनीज चाहती थी कि यह मोनोपोली खत्म हो जाए। यही वजह है कि भारत में मुगल बादशाहों से ब्रिटिश कंपनी लगातार नेगोशिएट करने की कोशिश करती थी, लेकिन यह काम इतना आसान भी नहीं था। पुर्तगीज मुगल बादशाहों को अच्छा खासा टैक्स देते थे, जिसकी वजह से दूसरी किसी कंपनी को मौका नहीं मिल पा रहा था ट्रेड करने का। फिर बाजी पलटती है 1612 में। इस साल ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत के सवाली में अपनी शिप्स लाकर यहाँ के गवर्नर से ट्रेड की परमिशन मांगी, लेकिन परमिशन देने की बजाय उनके 2 ट्रेडर्स को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद पुर्तगीज और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में एक जंग हुई। इस जंग में ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई। इसी बैटल को बैटल ऑफ सवाली भी कहा जाता है, जिसमें पहली बार पुर्तगीज को किसी दूसरी यूरोपियन कंपनी ने हराया था। इस जीत के बाद पुर्तगालियों का दबदबा खत्म होने लगा और उनकी साख भी गिरने लगी। फिर इसी के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी को भी कुछ जगहों पर ट्रेड करने की इजाजत मिल गई। फिर आगे चलकर अंग्रेजों को समझ आया कि उन्हें इंडिया से अच्छा खासा फायदा मिल सकता है और इसके लिए हर कॉम्पिटिटर को यहाँ से भगाना जरूरी है। इस काम के लिए उन्हें वेस्टर्न कोस्ट को भी कब्जे में लेने की जरूरत थी और इसी वेस्टर्न कोस्ट का हिस्सा बॉम्बे भी था। बॉम्बे से अरेबियन सी जाने के दूसरे रास्ते मिलते थे। दूसरी कंट्रीज के ट्रेडर्स भी इसी रास्ते से भारत आ सकते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी को अपनी मोनोपोली बनाने के लिए वेस्टर्न कोस्ट पर कब्जा करना बहुत जरूरी था। इसीलिए ब्रिटिश एम्पायर की सूरत काउंसिल ने बॉम्बे को पुर्तगाल के जॉन द 4th से हासिल करने के बारे में सोचा। इसके लिए एक प्रॉपर मैरिज प्रपोजल रखा गया। इस प्रपोजल में ब्रिटिश किंग चार्ल्स II और पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ब्रेगेंजा की शादी करवाई गई। कहते हैं कि 1661 में जब यह प्रपोजल दिया गया तो कई पुर्तगाली मिनिस्टर इसके खिलाफ थे, लेकिन इसी टाइम पर डच कंपनी का भी वर्चस्व यहाँ बढ़ रहा था। उन्होंने भी पुर्तगालियों की मोनोपोली को चैलेंज करना शुरू कर दिया था। इसीलिए तमाम विरोधों के बावजूद 1662 में यह शादी हुई। इसी शादी से बंबई दहेज के रूप में आया ब्रिटिश किंग चार्ल्स II के पास। जाहिर है कि पुर्तगालियों को बंबई का फ्यूचर पोटेंशियल उतना दिखा नहीं जितना कि ईस्ट इंडिया कंपनी देख पा रही थी। इसीलिए इस जगह की अहमियत को समझते हुए कंपनी इसे हर हाल में किंग से अपने कब्जे में लेना चाहती थी। आगे चलकर कंपनी ने ब्रिटिश किंग से इसकी मांग की और 27 मार्च 1668 को मात्र 10 पाउंड सालाना किराए पर यह आइलैंड ईस्ट इंडिया कंपनी को लीज पर दे दिया गया और यह कंपनी के लिए काफी फायदे का सौदा साबित हुआ। बॉम्बे उस टाइम पर ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जगह थी और इसके पीछे कोई एक वजह नहीं थी। जैसे कंपनी यहाँ से आसानी से अपना सामान एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर सकती थी। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी सूरत से अपना सारा ट्रेड करती थी, लेकिन सूरत बंदरगाह मुगल साम्राज्य के कंट्रोल में था। वहाँ कंपनी को हमेशा ही मुगल बादशाह और उनके गवर्नरों की परमिशन लेनी पड़ती थी। मुगल कभी भी कंपनी की पावर को काट सकते थे। ऊपर से सूरत एक ओपन पोर्ट था, यहाँ यूरोपियन पायरेट्स और लोकल ताकतें हमला कर सकती थी। बॉम्बे दूसरी जगह पर एक आइलैंड था जिसे कंपनी किलेबंदी करके आसानी से सेफ कर सकती थी। बाद में बॉम्बे कैसल बनवाकर इन्होंने इसे और ज़्यादा मजबूत भी कर दिया। जबकि बॉम्बे जो है वो सीधे सीधे क्राउन से लीज पर मिला था, यानी यहाँ कंपनी पूरी तरह से आज़ाद होकर काम कर सकती थी। ऊपर से बॉम्बे के पास गहरा और नेचुरल पोर्ट था, यहाँ पर बड़े बड़े जहाज आसानी से खड़े हो सकते थे। सूरत के कंपैरिजन में बॉम्बे सी ट्रेड के लिए ज़्यादा कंफर्टेबल था।
इसीलिए धीरे धीरे सूरत से निकलकर कंपनी ने अपना ट्रेड बॉम्बे में स्टैब्लिश कर दिया। लेकिन अभी भी बम्बई में काफ़ी काम किया जाना था और प्रॉफिट कमाने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस काम को करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बॉम्बे संभालते ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ कई बदलाव शुरू कर दिए। सबसे पहले यहाँ के डेवलपमेंट पर ध्यान दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ वेयर हाउस और कस्टम हाउस बनवाए। बॉम्बे कैसल के चारों ओर किलेबंदी करवाई गई और एक सिविल कोर्ट स्टैब्लिश किया गया। 1667 में बॉम्बे के पहले गवर्नर कंपनी के प्रेसिडेंट जॉर्ज ऑक्सिडेंट बने। इसके साथ ही कंपनी ने फिर ट्रेड पर ध्यान देना शुरू किया ताकि जल्द से जल्द इस जगह से प्रॉफिट कमाया जा सके। लेकिन बॉम्बे के भी अपने चैलेंजेस थे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी हेल्थ रिलेटेड फैसिलिटीज की कमी। देखिए, ये 7 टापू दलदली इलाके में पड़ते थे। इसके चलते यहाँ बीमारियां भी खूब फैलती थी, लेकिन इन बीमारियों के इलाज के लिए प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं थी। यही वजह है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने फिर ध्यान देना शुरू किया। इन्होंने यहाँ पर हॉस्पिटल्स बनवाए, दवाएं उपलब्ध कराई और साफ सफाई पर भी ध्यान दिया। इसका रिजल्ट ये हुआ कि यहाँ डेथ रेट काफ़ी कम हो गया और आबादी रॉकेट की स्पीड से बढ़ी। 1661 से 1675 के बीच बॉम्बे की जनसंख्या जहाँ पहले सिर्फ 10,000 थी, वो बढ़कर लगभग 60,000 पहुँच गई। आबादी बढ़ने के साथ ट्रेड भी बढ़ा और 17वीं सदी के अंत तक यहाँ नमक, चावल, हाथी दांत, कपड़ा, सीसा और तलवारों का ट्रेड होने लगा। 18वीं सदी में बॉम्बे का ट्रेड और भी ज्यादा मजबूत हुआ। 1710 तक कंपनी ने यहाँ पर बॉम्बे कैसल को पूरा बनवा लिया और इस किले की वजह से यूरोपियन पायरेट्स और मराठों के समुद्री अटैक्स काफी हद तक रुक गए। इस तरह बढ़ते हुए स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के बाद कंपनी ने अपने हेडक्वार्टर को सूरत से बॉम्बे शिफ्ट कर दिया। धीरे धीरे 18वीं सदी के आधे तक आते आते बॉम्बे सीधे ब्रिटिश क्राउन के नियंत्रण में आ गया और यहाँ से एक आधुनिक बॉम्बे को बनाने की शुरुआत हुई। 1782 में जब विलियम हॉर्नबी गवर्नर बने बॉम्बे के, तब बॉम्बे 7 अलग अलग आइलैंड्स में बटा हुआ था, जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था। जाहिर है कि इस सिचुएशन में आइलैंड्स के बीच आने जाने के लिए नाव और जहाज़ों पर डिपेंडेंसी ज़्यादा थी। इससे दूसरी जगहों पर भी प्रॉब्लम्स होती थी। जब भी बाढ़ आती थी या तूफान आता था तो कई नावें डूब जाती थी और कंपनी को अच्छा खासा नुकसान होता था। इसके अलावा सूरत पोर्ट मुगल साम्राज्य का इंपॉर्टेंट पोर्ट था, इसलिए कंपनी को हमेशा मुगलों से टकराव का डर रहता था। साथ ही सातों आइलैंड्स का एडमिनिस्ट्रेशन एक साथ मैनेज कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। इन सभी परेशानियों का हल निकालने के लिए हॉर्नबी ने हॉर्नबी वेलार्ड रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट शुरू किया। इसका मकसद था सातों आइलैंड्स को आपस में जोड़ देना। उनके बीच की दूरी को मलबे और पत्थरों से भरकर कॉजवे बनाया गया। दोस्तों, कॉजवे बेसिकली पानी या दलदली जमीन के ऊपर बनाया गया एक ऊंचा रास्ता या फिर तटबंध होता है जो सड़क या रेलवे ट्रैक को जमीन से ऊपर उठाकर पार कराता है। इसका मेन पर्पस किसी निचले या फिर गीले जगह को पार करने में होता है, जिससे नाव के बिना भी वहां पहुंचा जा सके। अब 1782 में प्रोजेक्ट शुरू हुआ और 1845 में जाकर पूरा हुआ। इसी प्रोजेक्ट से हमें वो बॉम्बे मिला जिसे आज हम मुंबई कहते हैं। लेकिन ये इतना आसान काम नहीं था। सबसे पहले हॉर्नबी ने सोचा कि एक पुल बनाया जाए जो वर्ली और बॉम्बे के टापू को जोड़ सके। यह काम टफ था क्योंकि बीच में समुद्र का बहुत बड़ा हिस्सा था जहां लहरें अक्सर तूफानी हो जाती थी। पर ब्रिटिश गवर्नर विलियम हॉर्नबी ने हिम्मत नहीं हारी। 1784 में हॉर्नबी वेलार्ड नामक एक बड़ा तटबंध बनाने का काम उन्होंने शुरू करवाया। यह काम इजी था नहीं। मजदूर दिन रात मेहनत करते थे, पानी के बहाव को रोकने की कोशिश करते थे, पत्थर और मिट्टी भरते थे। कई बार लहरें आकर सब कुछ बहा ले जाती थी, लेकिन वो फिर से काम शुरू करते थे। धीरे धीरे पानी कम होने लगा और जमीन दिखने लगी। एक तरह से ये मिरेकल था। 2 अलग अलग टापू धीरे धीरे एक हो गए थे। इसी तरह एक एक करके इन सातों टापुओं को जोड़ने का काम शुरू हुआ। 1838 में कोलाबा कॉजवे का डेवलपमेंट हुआ। यह पुल कोलाबा और लिटिल कोलाबा को मुंबई के मेन टापू से जोड़ता था। जब यह बनकर तैयार हुआ तो लोगों ने पहली बार पैदल या बैलगाड़ी से मुंबई तक की यात्रा की। यह उनके लिए एक अलग ही एक्सपीरियंस था। अचानक से दूरी कम हो गई थी और टाइम भी बचने लगा। जो जर्नी पहले नाव से घंटों की होती थी, अब वो मिनटों में पूरी होने लगी। इस तरह आइलैंड्स के जुड़ने के बाद कंपनी को एक बड़ा और काफ़ी सेफ पोर्ट मिल गया। अब यहाँ पर फैक्ट्रीज लगाई जाने लगी। इन फैक्ट्रीज में भारत का कच्चा माल इकट्ठा किया जाता और सीधे इंग्लैंड भेजा जाता। वहीं इंग्लैंड से आए तैयार माल को यहीं से पूरे देश में बेचा जाता। फैक्ट्रियों के लिए सस्ते मजदूर चाहिए थे, इसलिए ब्रिटिश बाहरी राज्यों से मजदूरों को बॉम्बे में लाने लगे। धीरे धीरे ये शहर कोलकाता की बराबरी करने लगा और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का फाइनेंशियल हब बन गया। लेकिन दोस्तों, अभी भी प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ पर सड़कें बहुत कम थी।
इसीलिए कंपनी ने ट्रेड को और बेहतर ढंग से चलाने के लिए कई नई सड़कें बनवाई। देश के कोने कोने से कच्चा माल, मसाले और रेशम तेजी से पहुंच सके, इसके लिए यहाँ पर रेलवे का भी डेवलपमेंट हुआ। क्योंकि बॉम्बे अब ब्रिटिश इंडिया का फाइनेंशियल हब बन चुका था, इसलिए यहाँ पर अंग्रेज ऑफिसर्स और कई सारे अमीर लोग बसने लगे। इन्हें फैसिलिटीज़ देने के लिए भारत की पहली पैसेंजर ट्रेन भी शुरू हुई। 1853 में बोरी बंदर से थाड़े के बीच में ट्रेन चलाई गई। हालांकि 1857 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हो गया विद्रोह के चलते, और 1874 में बॉम्बे सीधे सीधे ब्रिटिश क्राउन के अंडर आ गया। जैसे जैसे फैक्ट्रीज बढ़ी और अर्बनाइजेशन तेज हुआ, आबादी भी बढ़ती गई। बाहर से मजदूर लाकर कारीगर काम की तलाश में बॉम्बे आने लगे, लेकिन भीड़ बढ़ने से बीमारियां और हेल्थ रिलेटेड इश्यूज भी बढ़े। 1896 से 1897 में ब्यूबोनिक प्लेग ने मुंबई के हालात बिगाड़ दिए। इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने बॉम्बे सिटी इंप्रूवमेंट ट्रस्ट बनाया, जिसने नए सेटलमेंट्स बसाए। इस दौरान कई इंडियन मजदूर और कारीगर उजड़ गए और उनकी जगह ब्रिटिशर्स ने अपने फायदे के लिए जमीन पर कब्जा कर लिया। इसी ग्रुप ने बॉम्बे के चारों ओर सी वॉल बनाने का काम भी किया। ये प्रोजेक्ट लंबा चला और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान मरीन ड्राइव बनकर पूरा हुआ। हालांकि डेवलपमेंट तेजी से हुआ, लेकिन उसका मकसद ब्रिटिश एम्पायर की आमदनी को बढ़ाना और भारत से पैसों को लूटना था। मरीन ड्राइव फ्लाईओवर भी जंग के समय सैनिकों और सामान की तेजी से आवाजाही के लिए बनाया गया। 1945 तक काम पूरा होते होते बॉम्बे के उपनगरों में काफ़ी सारी नई कॉलोनीज और रिहायशी इलाके बसने लगे। दोस्तों, ब्रिटिश राज के दौरान बॉम्बे राजनीति और ट्रेड का बड़ा सेंटर बन गया। कई इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स भी इसी दौर में बनी। राजाबाई क्लॉक टावर, विक्टोरिया टर्मिनस और बॉम्बे हाई कोर्ट। 1911 में जब जॉर्ज फिफ्थ का भारत के सम्राट के रूप में स्वागत होना था, तब गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण शुरू हुआ, जो 1924 में जाकर पूरा हुआ। 1947 में भारत की आज़ादी तक बॉम्बे देश का सबसे इम्पोर्टेंट शहर बन चुका था। उस समय यहाँ गुजराती ट्रेडर्स का दबदबा था, जबकि मराठी बोलने वाले आबादी में असंतोष बढ़ रहा था। यही असंतोष 1956 से 1960 तक चले मराठा आंदोलन में दिखाई दिया। हिंसा और विरोध के चलते 1960 में बॉम्बे स्टेट का विभाजन हुआ और महाराष्ट्र और गुजरात दो नए राज्य बने। बॉम्बे महाराष्ट्र की राजधानी बनी और बाद में 1995 में इसका नाम बदलकर मुंबई कर दिया गया। तो दोस्तों, ये थी कहानी बम्बई से मुंबई बनने की। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और ऐसे इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।